बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो देखो, ये जो चैप्टर है वो अपन को करने से पहले अपन को ये समझना है कि एक्सक्रिएशन क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी के स्टार्ट में बहुत ही अच्छे से पैराग्राफ में समझाया हुआ है, अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, उसमें लिखा हुआ है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस, जो कि बेसिकली मिनरल्स है। ये सारी चीजें एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है दो प्रोसेस से। एक होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एक होता है एक्सेस इंजेशन। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इनमें से कुछ सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर बनाता है वो, और कुछ जो इनमें से सब्सटेंस है वो एक्सेस इंजेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को कंज्यूम करने की वजह से इकट्ठा हो जाता है। अब इनको समझते हैं कि कौन से मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनते हैं और कौन से एक्सेस इंजेशन से बनते हैं, और फिर इसका एक्सक्रिएशन से क्या लेना देना है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से CO2, H2O और नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होती है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, और यही वजह है कि इनका मेटाबॉलिक वेस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, जो कि बेसिकली क्या होता है, CO2 और H2O। तो देखो, इसमें से अपने ये आ गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ गया, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन जो होती है वो बेसिकली नाइट्रोजन भी कंटेन करती है, और यही वजह, जब उसका मेटाबॉलिक वेस्ट जब बनता है तो उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर आप में से, मैं पहले भी समझा चुका हूं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अपनी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म सारी ब्रेकडाउन प्रोसेसेज होते हैं जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उनमें कुछ साइड प्रोडक्ट और कुछ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से कौन से बनते हैं, CO2 और H2O, और प्रोटीन से क्या बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं, ठीक है। और ये तो आगे अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब आ जाएंगे। फिर एक्सेस इंजेक्शन की वजह से इनमें से कौन सा हुआ, वाटर और मिनरल्स को अपन जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, तो फिर उनको भी बॉडी में स्टोर किया जाएगा टेम्पररी, फिर उनको भी निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्यूमुलेट दो तरीके से हो गई। अब दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। इनमें से, ये सारी चीजों में से कुछ तो कंप्लीटली हटानी पड़ेगी अपन को, और कुछ को पार्शियली अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि अपना इंटरनल जो एनवायरमेंट है वो कांस्टेंट रह सके, मेंटेन रह सके। और ये करना किससे होता है, एक्सक्रीशन से होता है। तो अब अपन लिखते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। तो एक्सक्रीशन क्या होगा, मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। एक तो ये वो प्रोसेस है जिससे अपन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और स्पेशली किन वेस्ट की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। एंड सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड ड्यू टू एक्सेस इंजेशन, और जो एक्सेस इंजेशन की वजह से सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गए उनको भी बॉडी से बाहर निकालना। ये दोनों चीजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। देखो, अपना जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो दो फंक्शन रखता है। एक तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना, और एक वाटर और मिनरल्स की अपनी बॉडी में जो अमाउंट है उसको बैलेंस करना। इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसके ड्वेल फंक्शन हो जाएंगे, एक तो नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना, और एक क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन करना, जिसमें वाटर और सॉल्ट, मिनरल्स वगैरह को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट जो अपन को समझना है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो देखो, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें अपने जो चीज बनती है वो बेसिकली अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी, अमोनिया। अब हर ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही बाहर निकाल देते हैं, जो कि मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है। कुछ उसे लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जो होते हैं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, जो अमोनिया के कंपेयर में कम टॉक्सिक होती है और कम वाटर की रिक्वायर्ड रखती है। और कुछ जो होते हैं अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो लीस्ट टॉक्सिक होती है और उनको बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो तीन तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट के प्रोडक्ट हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड।
हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में सिक्रेट करते हैं, उन्हें अमोनोटैलिक कहेंगे। कुछ यूरिया के फॉर्म में, जिसे यूरियोटैलिक कहेंगे। कुछ जो होंगे यूरिक एसिड के फॉर्म में, उन्हें यूरिकोटैलिक कहेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो अभी अपन समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन और अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन। तो अमोनोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनका मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया, इनका यूरिया और इनका क्या होगा, यूरिक एसिड। अगर टॉक्सिसिटी की बात करूं तो अमोनिया जो होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिया ठीक ठाक टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड जो होता है इन तीनों में लीस्ट टॉक्सिक होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बात करूं कि अगर मैं अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही बॉडी से बाहर निकालना चाहूं तो कितना पानी चाहिएगा, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज किया जाए। उसके बाद जरूरत होती है यूरिया के लिए और सबसे कम जरूरत होती है यूरिक एसिड के लिए। और यही वजह है कि अमोनोटैलिक सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनके पास पानी की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो और अक्सर ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फिर है मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, ये किस तरीके से अपनी बॉडी से इसको बाहर निकालेंगे। तो जो अमोनोटैलिक होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन कर लेते हैं, गिल्स की सरफेस को यूज कर सकते हैं और अमोनियम आयन के फॉर्म में अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं पानी के साथ में। किडनी का कोई खास रोल नहीं होता इस वाले प्रोसेस में अमोनिया को बाहर निकालने में। ठीक है, फिर आते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पहले अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे, यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। अपन भी इसी तरह के ऑर्गेनिज्म में आते हैं और ये काम होता है लीवर में। और कौन से साइकिल से होता है, ऑर्निथीन साइकिल से होता है। कौन से साइकिल से होता है, ऑर्निथीन साइकिल से, जो कहां होता है, लीवर में। अगर आपको पूछे कि अपनी बॉडी में अमोनिया से यूरिया कहां बनती है, तो लीवर में बनती है। फिर लीवर इसे ब्लड में रिलीज कर देता है और ये ब्लड जब किडनी के पास जाता है तो किडनी जब यूरिन फॉर्मेशन करती है तो उसमें उस यूरिया को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, और फिर उसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिकोटैलिक। ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को पहले यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस यूरिक एसिड को सेमी सॉलिड पेस्ट या पैलेट फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब ये दो लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में, मतलब इसके कंपेयर में कम टॉक्सिक है और पानी की अमाउंट भी कम चाहिए होती है, तो सब यही मेथड क्यों नहीं कर लेते। तो एकदम सिंपल सा है, देखो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होगा तो अभी एनर्जी चाहिए होती है, अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा तो भी एनर्जी चाहिए होती है। अगर अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही निकाले तो पानी तो ज्यादा चाहिए लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। यही वजह है कि जिनके पास पानी बहुत अवेलेबल होता है वो एनर्जी खर्च करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अमोनोटैलिक में अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रिएट करने में लीस्ट रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। यूरिया के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होती है और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर रिलीज करेंगे उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत होगी, लेकिन उन्हें पानी बचाना है इसलिए ऐसा वो करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल देखो, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अपन को सिर्फ वो लर्न करने जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल है बॉनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल अपनी बुक में कौन कौन से दे रखे हैं, मैमल्स दे रखे हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स लिखा हुआ है, मैराइन फिश लिखा हुआ है। देखो मैराइन फिश जो होती है वो पानी में होती है लेकिन फिर भी कैसी होती है, यूरियोटैलिक, क्योंकि फंक्शनल पानी कम है, क्योंकि जो मैराइन वाटर जो होगा उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, लैंड स्नेल्स होंगे और इंसेक्ट होंगे। एक और चीज, अपनी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। तो यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक होना ये एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, मतलब जमीन पर रहने का, लैंड पर रहने का एक तरीके से एडेप्टेशन है। अगर वो पानी में रहते तब तो वो अमोनोटैलिक हो सकते थे, अब जब वो लैंड पे रहेंगे तो उतना पानी तो अवेलेबल है नहीं, तो उन्हें एडप्ट होना पड़ेगा। तो यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म होना एक तरह का लैंड पे रहने का एडेप्टेशन है, जिसमें वो क्या करते हैं, कम टॉक्सिक वेस्ट बनाते हैं, जो कि या तो यूरिया होता है या यूरिकोटैलिक होता है, सॉरी यूरिक एसिड होता है, और उसको रिलीज करने के लिए, उसे एक्सक्रिएट करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, जो उन्हें कम ही पानी मिलने वाला है क्योंकि वो अभी कहां रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं।
तो इन तीनों में से लैंड एडेप्टेशन या टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कौन सी है? यूरियोटेलिज्म या यूरिकोटेलिज्म का होना। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये जो है, अपने टॉपिक करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा जैसे कि अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। उसके बाद अपन पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे फाइलम में देखेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहला एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर दे रखा है वो है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। और ये किस में होता है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में होता है, जिसे अपन फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है प्लेनेरिया। इसके अलावा रोटीफर्स में, सम एनेलिड्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट है सिफेलोकॉर्डेट्स, जो कि एम्फिऑक्सिस इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या होता है? फ्लेम सेल्स। सिफेलोकॉर्डेट्स एक तरह का क्या है? कॉर्डेटा। उसमें भी क्या होती है? फ्लेम सेल्स होती है। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है? फ्लेम सेल्स होता है। फ्लेम सेल्स फर्स्ट एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर है। अगर अपन ऐसे सीक्वेंस से देखें, पोरीफेरम में कुछ होता नहीं है, सिलेंटेट्रम में कुछ होता नहीं है, टीनोफोरम में कोई स्पेशल एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर इसे क्या कहते हैं? सोलेनोसाइट, ये फर्स्ट एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर है जो किस में होता है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में होता है। उसके अलावा रोटीफर्स में, कुछ एनेलिड्स में और सिफेलोकॉर्डेट्स में भी होता है। दूसरा जो दे रखा है वो है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एनेलिड्स में होता है। कुछ एनेलिड्स में तो फ्लेम सेल्स होती है, बाकी एनेलिड्स में कौन सा होता है? नेफ्रीडिया। एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है अर्थवर्म। फिर है मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या होता है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में होता है, जैसे कि कॉकरोच। और ये किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में और भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं, अभी अपन देखेंगे। फिर अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, एक ही बात है, जो क्रस्टेशियंस, जो भी आर्थ्रोपोडा में ही होता है, जिसका एक एग्जाम्पल दे रखा है प्रोन। तो ये एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर तो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक हर फाइलम में देखते हैं कि किस तरीके से एक्सक्रिएशन होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं कि पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक हर फाइलम में एक्सक्रिएशन का क्या तरीका होता है। तो देखो, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, इनमें कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता एक्सक्रिएशन के लिए। ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रिएशन शो करते हैं, डिफ्यूजन से। उसके बाद आता है प्लेटिहेल्मिन्थीज, जो कि फर्स्ट फाइलम है जिसमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रिएशन के लिए, और वो क्या होता है? फ्लेम सेल्स, जिसे अपन सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है एसके हेल्मिन्थीज, जिसमें रेनेट सेल या एच शेप्ड एक्सक्रिएटरी कैनाल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है एनेलिड्स, जिसमें जनरली क्या होता है? नेफ्रीडिया। कुछ में क्या होती है? फ्लेम सेल्स भी होती है। उसके बाद आता है अपना आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्टा में तो होते हैं मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड या एंटिनरी ग्लैंड होती है। और एर्कनिड्स जो होते हैं, जिसमें स्पाइडर्स वगैरह आते हैं, उनमें कॉक्सल ग्लैंड होती है। फिर आता है अपने मोलस्का, इसमें कैबर्स ग्लैंड होती है या फिर ऑर्गन ऑफ बोजांस होते हैं। फिर आता है अपना इकाइनोडर्मेटा, जिसमें ट्यूब फिट की जो थिन वॉल होती है उससे एक्सक्रिएशन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, वो एक्सक्रिएशन का काम करती है। और उसके बाद आता है कॉर्डेटा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है? किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो ये एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग फाइलम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है उसका पहले तो अपन को अच्छे से डायग्राम समझना। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जिसमें क्या होती है? अ पेयर ऑफ किडनी होती है। ठीक है, उन किडनी से निकलने वाली पेयर ऑफ यूरिटर्स होती है। फिर वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जिसमें टेम्पररी यूरिन को स्टोर किया जाता है। और फिर बाहर निकलने का एक रास्ता होता है, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर, और क्या होता है? अ यूरिथ्रा। ठीक है, ये अपने ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आते हैं। डायग्राम के कुछ और पॉइंट भी अच्छे से समझते हैं। ये जो बीच में दो पाइप है, वो एक पाइप वेना केवा को डिनोट कर रहा है और एक एओर्टा को।
फिर देखो वेना केवा से डक्ट निकल रही है जो कहां पे जा रही है, किडनी की तरफ जा रही है। ये जो है ये क्या है, रीनल वेन। और आर्टरी से, एओर्टा से जो आर्टरी निकल रही है वो कौन सी है, रीनल आर्टरी। तो ये जो दो पाइप दिख रहे हैं आपको इस तरफ और इस तरफ, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। और ये बीच में जो दो दिख रहे हैं वो वेना केवा और एओर्टा है, ठीक है। एक और चीज, ये अपनी किडनी हो गई। किडनी के ऊपर देखो ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं एड रीनल ग्लैंड। एड मतलब एडजेसेंट, रीनल मतलब किडनी के ऊपर, किडनी के पास में एक ग्लैंड होती है जिसे क्या कहते हैं अपन, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिसे अपन एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम हो गया। अब एक एक करके अपन समझते हैं। मेन डिस्क्रिप्शन अपना किसके बारे में, किडनी के बारे में। तो किडनी से स्टार्ट करते हैं। देखो किडनी जो होती है वो अपनी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इसके अलावा स्किन, लंग्स, लीवर ये भी अपनी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर और कैसे शेप की होती है, बीन शेप की होती है, ठीक है। इस शेप की होती है, ना कि ओवल शेप। ऐसे नहीं बना देना है आपको किडनी, ठीक है। इसकी जो वो डायमेंशन है वो भी दे रखी है एनसीईआरटी में, तो याद करेंगे। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 टू 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 2 टू 3 सेंटीमीटर क्या होती है, थिकनेस होती है। एवरेज वेट कितना होता है, 120 टू 170 ग्राम होता है। अब बात आती है पोजीशन की। और इसकी पोजीशन को समझने से पहले अपन को यह समझना है कि अपना वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन होता है उसमें बहुत सारी वर्टिब्रा होती है, छोटी छोटी बॉन्स होती है। इसे अपन बॉन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। और ये वर्टिब्रा को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर की जो 7 वर्टिब्रा होती है जिसे कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर नेक्स्ट जो 12 वर्टिब्रा होती है उसे कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके आगे की 5 जो वर्टिब्रा होती है उसे कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद देखो होनी तो 5 वर्टिब्रा चाहिए, लेकिन वो सारी फ्यूज होकर एक ही बना देती है जिसे कहते हैं सेक्रल वर्टिब्रा। और उसके आगे 4 वर्टिब्रा होती है जो फ्यूज होकर एक ही बना देती है जिसे कहते हैं कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। तो जो अपनी किडनी की पोजीशन है वो बेसिकली कहां होती है, किडनी जो होती है लास्ट थोरेसिक, मतलब ये T12 जो है वो, और T12 के बाद में क्या आएगी, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, फिर सेकंड लंबर वर्टिब्रा, फिर थर्ड लंबर वर्टिब्रा। इनके बीच में यहीं कहीं पर अपने क्या होती है, किडनी की पोजीशन होती है। और वो भी कौन से साइड में, डॉर्सल साइड में, पीछे की तरफ, ठीक है। तो बैकबोन के इस तरफ और इस तरफ। तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल वॉल होती है उसके पास में होती है। राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली नीचे होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाता है, लीवर आ जाता है। इसलिए राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी कहां होती है, नीचे की तरफ होती है। अब अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की, तो पहले अपन को बाहर से देखना है। तो किडनी के देखो बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। ये अपनी बुक में भी दे रखा है। इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे एडिपोज कैप्सूल कहते हैं, अपनी बुक में नहीं दे रखा। उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसे रीनल फेसिया कहते हैं। और फिर ये जो होती है किडनी को बॉडी वॉल से अटैच करने का काम करती है। अगर ये तीनों याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तो याद रखना ही है कि किडनी के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी के बारे में अपन को और भी पॉइंट करने हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उनको भी समझते हैं। देखो ये जो अपना डायग्राम दे रखा है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको आपको अच्छे से बनाना भी आना चाहिए और इसकी लेबलिंग भी सारी याद रखनी है। तो देखो इस डायग्राम की जो सबसे बाहर वाली ये जो लेयर शो कर रखी है ये कौन सी है, रीनल कैप्सूल है। क्या है, रीनल कैप्सूल। और इसके अंदर यहाँ से लेकर ये पूरा अपने किडनी है। अगर इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो एक ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, जो बीच बीच में भी है यहाँ पर। ये तो है बाहर वाला पोर्शन जिसे क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और एक ये अंदर का स्ट्रक्चर है जिसमें ये कॉनिकल शेप के पिरामिड्स है। ये क्या है, मेड्यूला। और ये पिरामिड्स क्या कहलाते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। इन पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स जो है वो ऐसे एम्बेडेड हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है, और इन्हें कहते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये जो अपने मेड्यूला के जो पिरामिड है वो देखो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुल रहे हैं सारे पिरामिड। देखो ये वाला पिरामिड भी देखो, ये वाला पिरामिड भी देखो। इन स्ट्रक्चर को देखो क्या लेबल कर रखा है, कैलिक्स, ये सिंगल वर्ड है।
सिंगुलर वर्ड है, और प्लूरल कहते हैं कैलिसेज। और सारे कैलिक्स जो है वो आपस में मिलकर एक वाइड ओपन एरिया बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। और फिर रीनल पेल्विस के आगे देखो ये वाला जो जगह है, जो अपने ऐसा समझ सकते हैं, देखो किडनी जो होती है उसकी दो साइड अपन समझ सकते हैं। एक ये वाली साइड जिसे अपन क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स साइड, और एक ये जो अंदर की तरफ है ये कॉनकेव। और कॉनकेव वाली साइड में ये बीच में जो ये डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, इसको अपन कहते हैं हाइलम। और इसी हाइलम से ही रीनल आर्टरी अंदर जाती है, रीनल वेन अंदर जाती है, यूरिटर बाहर आती है। तो जो भी अंदर बाहर जाना होगा वो इसी एरिया से होगा। तो ये अपना डायग्राम हो गया किसका, किडनी का। अब अपन इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखना है द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। कौन सी आउटर सरफेस, ये वाली। एंड इनर सरफेस इज कॉनकेव, और ये अंदर वाली कैसी होती है, कॉनकेव। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस के सेंटर में थोड़ा और डिप्रेशन होता है, और इसको क्या कहते हैं, हाइलम। यूरिटर, ब्लड वेसल्स, नर्व एंटर और एग्जिस्ट थ्रू हाइलम। अंदर बाहर जो भी चीजें निकलेगी वो इसी हाइलम से निकलेगी। अब देखो इनसाइड रीनल कैप्सूल, ये रीनल कैप्सूल जो है सबसे बाहर है, उसके अंदर का जो रीजन है उसे दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और इनर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। तो पहले लेते हैं अपन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज अ आउटर पार्ट एंड इनर टू द कैप्सूल। ये आउटर रीजन होता है जो कैप्सूल के कहाँ होता है, अंदर। देखो ये कैप्सूल, इसके अंदर जो ये रीजन है ये क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। और इसमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिगियन बॉडीज की वजह से, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं, मेल्पिगियन बॉडीज की वजह से ये आउटर रीजन जो होता है वो ग्रेन्युलर्स होता है, मतलब इसमें दाने जैसे दिखते हैं। अब ये मेल्पिगियन बॉडी क्या है, आपने नेफ्रॉन के बारे में सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो जब अपन नेफ्रॉन देखेंगे तब आप देखेंगे उसमें मेल्पिगियन बॉडी होती है। और मेल्पिगियन बॉडी की जो होता है वो नेफ्रॉन का मेल्पिगियन बॉडी वाला जो पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स में विजिबल होता है, और उसकी वजह से अपन को यहाँ पर क्या दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू मेल्पिगियन बॉडीज कॉर्टेक्स लुक्स ग्रेन्युलर। देर आर सम नैरो इलोंगेशन ऑफ कॉर्टिकल रीजन एम्बेडेड इनटू आउटर मेडुलरी पार्ट। ये इलोंगेशन की बात कर रहे हैं जो अपने कहाँ पे चले गए, मेडुला के अंदर चले गए। और इन रीजन को क्या कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड रीजन है वो है मेडुला। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मास। देखो ये बहुत सारे कॉनिकल मास दिख रहे हैं, ये देखो। और इन कॉनिकल मास को क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड। और इन मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स था, जिसको अपन ने क्या बोला, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेज। देखो ये किसके अंदर ओपन हो रहे हैं, कैलिसेज के अंदर। और ये सारे कैलिसेज, रीनल कैलिसेज जॉइन टुगेदर एंड ओपन इनटू अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये देखो एक फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो रहे हैं, जिसे क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस बाद में किस में ओपन होता है, यूरिटर में। किस में ओपन होता है, यूरिटर में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं यूरिटर। तो देखो यूरिटर जो है एक अपने ट्यूब समझ सकते हैं, मस्कुलर वॉल की ट्यूब है, जो बेसिकली क्या करती है, यूरिन को रीनल पेल्विस से कहां तक पास करती है, यूरिनरी ब्लैडर तक। एक चीज जो आपको समझने की है कि इसमें यूरिन जो होता है पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट से पास होता है, मतलब एकदम लगातार फ्लो नहीं होता। यहां से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों जो यूरिटर है यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्लिकली ओपन होती है, ठीक है, ताकि फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ये बेसिकली एक मस्कुलर बैग है, मतलब जैसे जैसे इसमें यूरिन भरेगा ये थोड़ा एक्सपांड हो सकता है, और करीब 700 से 800 ml यूरिन को ये टेम्पररी स्टोर कर सकता है। उसके बाद अपन यूरिथ्रा से इसे बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट जो है अपना क्या है, यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक मेम्ब्रेनस डक्ट से बाहर खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। और इसकी ओपनिंग को स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं। जनरली स्फिंक्टर इसको बंद करके रखते हैं ताकि यूरिनरी ब्लैडर को बढ़ने का टाइम मिले, और जब बाहर निकालना हो तो स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, जिससे यूरिन का निकलता है, बाहर निकलता है। फीमेल के कंपेयर में मेल का यूरिथ्रा थोड़ा लंबा होता है, और वो कहां से पास होता है, पेनिस से होता हुआ पास होता है। ठीक है,
तो ये अपने था ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। अब अपन जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके हर कंपोनेंट का फंक्शन अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।